नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 शानदार जानकारियां लेके आया हूं दोस्तों आज 14 जनवरी है और आज वेटरन डे मनाया जाता है। आप सबको वेटरन डे की ढेर सारी मुबारकबाद। दोस्तों, हमारे पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब के रिटायरमेंट को सम्मान देने के लिए आज के दिन को वेटरन डे के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ आज देश में विभिन्न जगहों पर विभिन्न नाम से त्योहार मनाया जाता है। पोंगल मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है, साथ ही साथ उत्तरायण भी मनाया जाता है। तो जहां भी जो त्योहार आप मनाते हैं, आप सबको पोंगल, बिहू, मकर संक्रांति या तो उत्तरायण की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे। बहुत सारे पेंशनर्स मुझसे सवाल करते हैं, सर मेरी उम्र 65 साल हो गई है, मेरा पेंशन कितना बढ़ना चाहिए? मेरी उम्र 70 साल हो गई है, कितना बढ़ना चाहिए? तो इसी की जानकारी लेके आया हूं दोस्तों। आगे आपको बकायदा टेबल में समझाऊंगा कि इस प्रपोजल से कितना फायदा है पेंशनर्स को, और साथ ही साथ समझाऊंगा कि ये फाइल अभी कौन से मंत्रालय में पहुंची हुई है। जी हां, इसके बारे में जानेंगे। एक आरटीआई के जरिए जो सामने आया जानकारी वो आपको दूंगा। 70 साल, 75 साल या 65 साल में जो 5, 10, 15% की पेंशन बढ़ोतरी है, उससे जुड़ा हुआ जानकारी है ये। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन की गाड़ी अभी कहां पहुंची है, स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा। कुल 7 स्टेप हैं, इनमें से कौन से स्टेप कहां कहां कैसे काम करते हैं और अभी तक किन स्टेप में कितना काम हुआ है, वो भी आगे समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ ईसीएचएस ने कुछ दिनों पहले ही एक शानदार सुविधा की शुरुआत की थी, अब जिसका फायदा पेंशनर्स को मिलना शुरू हो गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के कैसे पेंशनर्स के साथ छल हो रहा है, उसका भी खुलासा करेंगे दोस्तों, और सवाल खड़ा करेंगे। चारों जानकारियां महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। एक तरफ से पूरी जानकारियों को देख लीजिएगा ताकि आपको सही जानकारी, सटीक जो है जानकारी मिल सके। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो ऐसे में आप सभी से मेरा आग्रह है कि अभी तक अगर आप भी बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही सैनिक पाठशाला के वीडियोस देख रहे हैं, तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस देखना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ पेंशनर्स भूल जाते हैं, आज करूंगा कल करूंगा करके रह जाता है। तो यहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आगे वीडियो देखना कंटिन्यू रखें ताकि आने वाले समय में कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूटे, चैनल सब्सक्राइब ना करने की वजह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक एक करके जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, 65 साल, 70 साल, 75 साल की उम्र में 5%, 10%, 15% पेंशन बढ़ोतरी पास है या फेल है? ये फाइल अभी कहां है, कौन से मंत्रालय में है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले एक आरटीआई का जवाब आपको दिखाऊंगा और उसके जरिए जो सामने आया जानकारी है वो भी आपको समझाऊंगा। लेकिन इस बढ़ोतरी से आपका पेंशन में किस तरीके से फायदा होगा, उसको आपको मैं बकायदा टेबल में यहां पर कैलकुलेशन करके समझाता हूं दोस्तों। आपकी उम्र अगर 65 से 70 साल हो तो क्या फायदा आपको लागू है, कितना तक का फायदा लागू है? 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85 हो तो कितना तक का फायदा लागू है, अगर ये प्रपोजल पारित हो जाए तब। वैसे 80 साल वाला अभी लागू है। चलिए इसको समझेंगे। आज हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे एक हवलदार के पेंशन को। जी हां, एक 24 साल के हवलदार या तो एक 21, 22, 23 साल के हवलदार, उनका जो पेंशन आज के डेट में है वो आरओपी 3 लागू हो जाने के बाद वो है 24,763 रुपए। 24,763 रुपए है। तो मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आज हमने लिया है 24,763 को। अब इसके हिसाब से आगे कैलकुलेशन समझाऊंगा। अगर ये हवलदार जिनकी आज के डेट में 24,763 बेसिक पेंशन है, उनकी उम्र अगर 65 साल हो और ये प्रपोजल पारित हो तो उनको फायदा कैसे मिलेगा? उनको फायदा मिलेगा 5% पेंशन बढ़ोतरी का। जो 24,763 का 5% यानी कि 1239 रुपए होता है। अब इसमें आज के डेट का 58% हम डीएडीआर जोड़ दें तो ये बन जाता है 1958 रुपए, यानी कि 1958 रुपए का सीधा सीधा पेंशन में फायदा। जी हां, एडिशनल पेंशन के ऊपर डीए भी लगता है। तो यही हवलदार अगर 70 से 75 साल के बीच की उम्र में हो तो उनका पेंशन में बढ़ोतरी दोस्तों 2,477 रुपए एडिशनल पेंशन, उसके ऊपर 58% डीए जोड़ दें तो 3,914 रुपए की बढ़ोतरी उनको पेंशन में, 3,914 रुपए की बढ़ोतरी उनको पेंशन में हर महीने की। और वहीं अगर हम 75 से 80 साल के बीच की बात करें तो उनका बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी, यानी कि बेसिक पेंशन की वजह से एडिशनल पेंशन हो जाएगा 3,715 रुपए। और वहीं अगर 58% डीए जोड़ दें तो 5,870 रुपए, 5,870 रुपए उनको हर महीने का पेंशन में फायदा। ये तो है प्रपोजल वाली बात, क्योंकि अभी तक ये वाला दोस्तों लागू नहीं हुआ है। जो प्रपोजल में है
कहां है फाइल वो भी आगे समझाऊंगा, आगे बकायदा आरटीआई का जो जवाब आया है उस जवाब के हिसाब से समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल लागू है 80 साल में 20%, 85 में 30, 90 में 40, 95 में 50 और 100 साल की उम्र होने पर 100% पेंशन बढ़ोतरी लागू है। तो 80% में एक हवलदार को कितना फायदा होगा? 80% अगर 80 साल अगर उनकी उम्र हो, 80 साल अगर उनकी उम्र हो तो उनको 20% एडिशनल पेंशन लागू है और एडिशनल पेंशन बनता है उनका 4,953 रुपए। वहीं अगर 58% डीए जोड़ दें तो 7,826 रुपए, 7,826 रुपए उनका कुल महीने का पेंशन में फायदा होता है हर महीने 20% बढ़ोतरी से। ये तो लागू है, ये मिल रहा है, 80 साल की उम्र से मिल रहा है। तो चलिए अब जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए समझाता हूं कि आखिर हमारा ये मुद्दा अभी कहां फंसा हुआ है, फाइल कहां लटकी हुई है, इसको समझते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों 65 साल से एडिशनल पेंशन वाले मुद्दे की वर्तमान स्थिति समझने के लिए आपको आरटीआई से मिले हुए इस जवाब को समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा पुराना जवाब है, लेकिन जब एक पेंशनर ने आरटीआई लगाया था तो उस आरटीआई का जवाब देते हुए 65 साल, 70 साल, 75 साल में जो एडिशनल पेंशन का मुद्दा जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी राज्यसभा में पास हो चुका था, पारित हो चुका था, उसको लेकर के जवाब दिया गया है इस आरटीआई के जरिए। जो आप जवाब आप देख पा रहे हैं, ये श्री के.वी. रमेश जी को ये जवाब दिया था और ये पेंशन मंत्रालय ने दिया था। और देखिए इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, यानी कि आरटीआई के जरिए जब उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगा था तो उसको लेकर के ये जवाब दिया गया था। इन्होंने जो इंफॉर्मेशन मांगे थे दोस्तों, ये देखिए के.वी. रमेश जी ने इंफॉर्मेशन मांगे थे, 2-3 विषयों पर मांगे थे। आज हम बात कर रहे हैं ये जो 2 नंबर का मुद्दा है, आप देखिए इन पैराग्राफ 3.28 टू कंसीडर द डिमांड ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन फॉर 5% एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 years, 10% on 70 years, 15% on 75 years and 20% on 80 years to the pensioners। ये उनका सवाल था। ये देखिए आरटीआई का ही पूरा ये पेज है। अब इसी का जवाब जो दोस्तों दिया गया है, ये रहा जवाब, जिसमें एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ही एक्शन टेकन जो रिपोर्ट है वो इसके साथ संलग्न किया गया था। इसके ऊपर वो रिपोर्ट है जो एक्शन टेकन, ये रहा, ये वाला एक्शन टेकन जो रिपोर्ट है, इससे वर्तमान की स्थिति समझ में आएगा कि आखिर मैटर पेंडिंग कहां है। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं आपको इसको हिंदी में समझा देता हूं कि आखिर यहां पर लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसमें लिखा गया है, संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों यानी कि पेंशन भोगियों की शिकायतों पर 110वीं रिपोर्ट पर प्रारंभिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्यसभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दी गई है। आगे लिखा गया है, पेंशन एवं पेंशन मंत्रालय डीओपी एंड पीडब्ल्यू का कहना है कि 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन देने संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें वित्त मंत्रालय को भेज दी गई हैं और आगे मतलब वित्त मंत्रालय को भेज दी गई हैं। ये यहां तक लिखा हुआ है। उसके आगे दोस्तों ये जो इस वाला पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा गया है, समिति द्वारा अनुशंसित 65, 70 और 75 वर्ष की आयु के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने के प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इस सीपीआईओ के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन प्रदान करने के संबंध में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश 21 मार्च 2022 को वित्त मंत्रालय को भेजी गई थी। हालांकि यह भी सूचित किया जाता है कि डीआरपीएससी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के विचाराधीन है। इन सिफारिशों पर प्रारंभिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्यसभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दी गई है, जिन्हें अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अभी आपने देखा कि पेंशन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज्यसभा के बीच में कहीं ना कहीं गोल गोल घूमते हुए वो फाइल बीच में ही फंसी हुई है। बहरहाल अभी 8वें पे कमीशन में भी टीओआर का एक अहम पॉइंट के रूप में इसको दिया गया है। तो 8वें पे कमीशन से ही इस वाले मुद्दे के ऊपर कुछ ना कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। इससे पहले तो ये वाला मुद्दा अभी फिलहाल तो पारित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है 8वें पे कमीशन से पहले। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी में 7 स्टेप्स में काम होना है। 7 में से 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं, अब 4 बाकी हैं। जी हां दोस्तों, 7वें पे कमीशन को अगर स्टेप वाइज हम उसको डिवाइड करें तो कुल 7 इसके स्टेप हो जाते हैं। तो इन 7 स्टेप में क्या क्या काम होना है, अभी तक क्या क्या काम हो चुका है, उसको समझते हैं। जो स्टेप वाइज जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको देखते हैं। चलिए
दोस्तों ये रहे 8वें पे कमीशन के स्टेप वाइज प्रोग्रेस का जो डाटा आप देख पा रहे हैं। टोटल 7 स्टेप में काम होना है। सबसे पहला स्टेप 1 है घोषणा, जो कि 16 जनवरी 2025 को सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, यानी कि स्टेप 1 क्लियर है। अब स्टेप नंबर 2 गठन। सरकार ने आयोग के गठन के लिए 3 लोगों का चयन किया है। 8वें वेतन आयोग के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष हैं और उनके साथ 2 अन्य सदस्य हैं, यानी कि गठन भी हो चुका है और इसका गैजेट नोटिफिकेशन भी निकल चुका है, यानी कि स्टेप नंबर 2 भी क्लियर है। तीसरा स्टेप ऑफिस सेटअप। आयोग के कार्यालय, कर्मचारी और काम करने के लिए संसाधन मिलते हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए यह काम अभी चल रहा है, आंशिक तौर पर ही पूरा हुआ है। जी हां, आंशिक तौर पर पूरा हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि ऑफिस अलॉटमेंट हो चुका है। ऑफिस अलॉटमेंट हो चुका है, डायरेक्टर साहब की भी नियुक्ति हो चुकी है। अब इसके अलावा और भी जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां चल रही हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अधिकारियों की नियुक्ति का काम चल रहा है, यानी कि स्टेप नंबर 3 अभी प्रगति पर है, इस पे काम चल रहा है। अब स्टेप नंबर 4 क्या होगा? बैठकें। आयोग केंद्र सरकार के सभी विभागों और कर्मचारी समूहों, पेंशनरों के साथ बैठक करता है। वे समस्याओं, मांगों और आवश्यक परिवर्तनों पर चर्चा करते हैं। इसमें लगभग 50-60 विभाग शामिल होते हैं, जो अभी आगे होने वाला काम है। स्टेप नंबर 4 अभी आगे होगा। स्टेप नंबर 5 अध्ययन और अनुशंसाएं, यानी कि आयोग हर चीज का अध्ययन करता है और सिफारिशें लिखता है। वे उपयुक्त कारक, भत्ते और अन्य सभी लाभों का निर्धारण करते हैं। ये दोस्तों एडवांस का स्टेप का काम है, एडवांस वाला स्टेप है जो अभी होना बचा हुआ है। छठा स्टेप है कैबिनेट में भेजें। जी हां, पूरी रिपोर्ट मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को भेजी जाती है। मंत्रिमंडल यह तय करता है कि किन सिफारिशों को स्वीकार करना है और किन को अस्वीकार करना है। ये वेरी एडवांस स्टेज लगता है, ये लगभग 2027 में जाके होगा ये वाला स्टेप। अगला स्टेप दोस्तों 7वां स्टेप, और ये है कार्यान्वयन, यानी कि लागू करना, इंप्लीमेंटेशन करना। एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद इसे लागू किया जाता है और बकाया यानी कि पिछला वेतन की गणना करके कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है। तो ये रहा आखिरी स्टेप, 7वां स्टेप। तो दोस्तों स्टेप वाइज आपने 8वें पे कमीशन का ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा, जिसमें से अभी केवल 3 ही स्टेप कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, ईसीएचएस के इस शानदार स्कीम का फायदा उठाना पेंशनर्स ने शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, ईसीएचएस ने दवाइयों के होम डिलीवरी का काम शुरू किया था। कुछ दिनों पहले ही एक लेटर जारी करके जानकारी दी गई थी, ये सामने आप लेटर देख पा रहे हैं। अब इस लेटर के जरिए ईसीएचएस द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि कुल 38 जगहों पर, देश के 38 जगहों पर होम डिलीवरी का सिस्टम शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। और आप टोटल देख पा रहे हैं नीचे कि किन किन जगहों पर ये प्रोग्राम जो है शुरू किया गया था, ये स्कीम को शुरू किया गया था, वो आप देख पा रहे हैं। तो विभिन्न जगहों पर, ऐसे भारत के विभिन्न जगहों पर यह स्कीम की शुरुआत कर दी गई थी। अब एक पेंशनर ने यह जानकारी दी है दोस्तों कि उन्होंने इस स्कीम का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। जी हां, और ये मैसेज आप देखिए जिसमें पेंशनर ने उनको जो डिलीवर हुआ है दवाई, उसका भी पर्ची भी ऊपर लगाया है और नीचे उन्होंने लिखा है, सर आपने कुछ महीने पहले कहा कि 75 साल के ऊपर के पूर्व सैनिकों को एमएच से अब मंथली मेडिसिन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, तो इस सुविधा का लाभ हमने ले लिया है। कल ईसीएचएस में कॉल किया था मेडिसिन के लिए और आज घर पर मेडिसिन आ गई है। इस जानकारी को अपने चैनल पर साझा करें, धन्यवाद। यानी कि उन्होंने चैनल पर इस बात को बोलने के लिए भी बता दिया। देखिए दोस्तों, आपके भी शहर में, अगर मैं जो अभी थोड़ी देर पहले लिस्ट दिखाया, आप भी उसी शहर में रहते हैं, फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और भी जगहों पर ये होम डिलीवरी का सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो आप भी वहां रहते हैं तो आप जरूर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी इसका फायदा ले सकते हैं, होम डिलीवरी जो है मेडिसिन करवा सकते हैं दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के पेंशनर्स से छल किया जा रहा है। जी हां दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के छल किया जा रहा है। कैसे छल किया जा रहा है? पहले तो आपको मैं पीएओआर द्वारा जारी किया गया एक लेटर दिखाना चाहूंगा। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ऑर्डर आ जाने के बाद भी, पेंशन मंत्रालय द्वारा साफ साफ आदेश निकाले जाने के बाद भी पीएओआर, पीसीडीए जैसी संस्थाएं पेंशनर को उल्टा जवाब दे रही हैं और उनको नोशनल इंक्रीमेंट से मना कर रही हैं। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में या तो फिर पेंशन मंत्रालय का जो मूल आदेश है उसमें कहीं भी प्रीमेच्योर रिटायरी
या मेडिकल ग्राउंड पर डिस्चार्ज हुए पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा जिक्र नहीं है। लेकिन पीएओआर ने देखिए कैसा जवाब दिया है, अपनी तरफ से ही चीजों को मॉडिफाई करते हुए पीएओआर ने क्या जवाब दिया है आप देखिए पेंशनर को, नॉन रिसिप्ट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्मी नंबर फलाना फलाना हवलदार विपिन कुमार। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ग्रीवेंस डाला था पेंशनर ने, तो पेंशनर को क्या जवाब दिया देखिए, with reference to above mentioned letter in respect of army number फलाना फलाना हवलदार विपिन कुमार, it is stated that individual is not eligible for notional increment due to it being a disability case. Please refer to CGDA headquarter office letter। ये पुराना एक लेटर का यहाँ रिफर कर रहे हैं, 30 मई 2025 का लेटर का रिफर कर रहे हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, पेंशन मंत्रालय का ऑर्डर साफ साफ बोलता है कि अगर किसी ने 1 साल पूरा सर्विस किया है, उन्होंने क्वालिफाई किया है इंक्रीमेंट को, लेकिन महज 1 दिन की कमी की वजह से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया, तो इसलिए नोशनल इंक्रीमेंट लागू है। लेकिन पेंशनर्स को डिसेबिलिटी पेंशन का बहाना बना करके, पेंशनर्स को प्रीमेच्योर रिटायरी का बहाना बना करके कहीं ना कहीं नोशनल इंक्रीमेंट से मना करना दुखद विषय है। अभी तक तो प्रीमेच्योर वालों को मना किया जाता था, अब डिसेबिलिटी वालों को भी मना किया गया है। इसका कहीं जिक्र नहीं है, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश में जिक्र है, ना पेंशन मंत्रालय का आदेश में जिक्र है कि डिसेबिलिटी पेंशनर है, प्रीमेच्योर रिटायरी है तो उनको नहीं मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के जो है ऑर्डर्स, इस तरीके के रिप्लाई दे करके पेंशनर्स को और कोर्ट केस करने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो और ज्यादा कोर्ट केस होंगे नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। उनका जो लागू है नोशनल इंक्रीमेंट, जिनको लागू है, चाहे वो प्रीमेच्योर हो चाहे डिसेबिलिटी पेंशनर हो, उनको नोशनल इंक्रीमेंट जरूर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।